मैं अभी कुंवारी लड़की हूँ, लेकिन 5 बार मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। ये राज जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक दिन मेरी शादी हो गई। जब मैं 6वीं बार प्रेग्नेंट हुई तो फिर कुछ ऐसा हुआ जो मेरा राज खुलकर मेरे पति के सामने आ गया। और फिर मेरे पति ने मेरे साथ जो किया उससे तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। क्योंकि मेरा पति तो मेरा नाम नेहा है। मैं एक बहुत ही अच्छे घर से ताल्लुक़ रखती थी। मेरे घर में मम्मी पापा रहते थे। हम अपने परिवार में बहुत खुश थे। एक दिन अचानक ऐसा हुआ जो सब कुछ बर्बाद होकर रह गया। मैं और मेरी मम्मी पापा हम तीनों लोग शॉपिंग मॉल से घर वापस आ रहे थे। तभी अचानक रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही मेरी मम्मी पापा का देहांत हो गया और मेरी भी हालत बहुत गंभीर हो गई। मैं अस्पताल में एडमिट थी। जब मुझे होश आया तो मैं सिसकती हुई अपनी मम्मी पापा को पूछने लगी कि मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं। मैं अपनी माँ और पापा के बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकती थी, क्योंकि वह दोनों लोग मुझसे बहुत प्यार करते और मेरा बहुत अच्छा देखभाल करते। हर वक्त मेरी छोटी मोटी ख्वाहिशों को पूरा करते। लेकिन मुझे क्या पता था कि एक छोटा सा हादसा मेरा सब कुछ बर्बाद कर देगा। मैं जब 12 साल की थी तब मैं स्कूल जाती थी तो मेरी मम्मी मुझे समझाती हुई कहने लगी कि देखो, स्कूल में किसी से भी शरारत मत करना, और हाँ, लड़कों से तो एकदम दूर रहना। टिफ़िन टाइम से खा लेना और अच्छे से ध्यान लगा कर पढ़ना। सीधे स्कूल जाना और सीधे वापस घर चली आना। मेरी मम्मी हर एक छोटी से छोटी बातों को समझाती रहती, क्या सही है क्या गलत। लेकिन मुझे क्या पता था कि एक पल में ही मेरा सब कुछ बिखर कर ख़त्म हो जाएगा। आज मेरे पापा जॉब से घर वापस आए तो आज उन्हें कंपनी में से कुछ पैसे एडवांस मिले थे। जो मेरे पापा घर पर आते ही हम लोगों से कहने लगे कि ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम शॉपिंग करने चलते हैं, जिसको जो सामान चाहिए वह अपना ले ले। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि मेरा बहुत मन था कि मैं अपने लिए कुछ अच्छा सा ड्रेस वगैरह खरीद लूँ। तो मैं जल्दी से फटाफट तैयार होने के लिए चली गई। मम्मी भी तैयार हो गई। अब हम दोनों लोग पापा के साथ घर से निकले और सीधे शॉपिंग मॉल पहुँच गए। बहुत अच्छे से शॉपिंग कर लिए। जब हम लोग शॉपिंग करके वापस लौटने लगे तो अचानक से रास्ते में हम तीनों का एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद से मुझे कुछ नहीं पता। जब मुझे होश आया तो मैं अपने मम्मी पापा के बारे में पूछने लगी, मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं। मैं चीखने चिल्लाने लगी तो अचानक से ही डॉक्टर मेरे पास आई और कहने लगी कि तुम आराम करो और तुम्हारी रिश्तेदार में कौन कौन है, तुम नंबर दे दो, मैं उन्हें बुला देती हूँ। उनके मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं चीखती हुई डॉक्टर साहब से पूछने लगी कि आप बताएं मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं। तो डॉक्टर ने सिर झुकाकर कहने लगे, तुम्हारे मम्मी पापा का एक्सीडेंट में तुरंत ही मौत हो गई, बस तुम ही जख्मी थी। कुछ लोग तुम्हें यहाँ पर लेकर आए। और ये बात सुनकर मैं चीखने और चिल्लाने लगी, फौरन बिस्तर पर गिर गई और फिर मुझे कितने दिनों तक होश नहीं आया। ये सब तो मुझे मालूम नहीं। जब होश आया तो एक औरत मेरे पास आई और वह मुझे अपने घर लेकर गई। अब वो औरत कौन थी मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत गंभीर थी और मुझे कुछ नहीं पता था कि वो औरत कौन है और मैं किसके घर रहने के लिए आई हूँ। बस मैं खोई खोई सी रहती और बेड पर बैठी ही रहती। एक दिन वह औरत मेरे पास आई और कहने लगी कि बेटी ये तो खा लो। जब औरत मेरे पास आती तो मैं चीखने और चिल्लाने लगती कि तुम कौन हो, मेरे पास से दूर हो जाओ, मुझे कुछ भी नहीं खाना। और मैं बेड का सारा बिस्तर इधर उधर फेंकती, सब कुछ बिगाड़ देती। एक दिन उसका बेटा मेरे पास आया और मुझे जोर से चाटा मारा और कहने लगा कि तुम्हें जरा भी तमीज़ नहीं है। मेरी माँ तुम्हें अस्पताल से लेकर आई है, खाना तुम्हें देने के लिए लाई है और इस पर तुम चीखने चिल्लाने लगी। जब मेरी माँ ने मुझे डांटते हुए देखा तो माँ मेरे पास आई और मुझे एक थप्पड़ मारते हुए कहने लगी कि आज के बाद उस तरीके से डांटते हुए मैंने तुम्हें देखा तो फिर खैर नहीं। मेरी माँ रोती हुई खाने का प्लेट उठाई और कमरे से बाहर चली गई। वह लड़की एक तरफ मायूस होकर बैठ गई। अब मैं नेहा के पास गया और उसे समझाने लगा कि देखो, तुम अच्छे से रहा करो। लेकिन वह फिर भी चिल्लाते हुए कहने लगी कि मुझे अपनी मम्मी पापा के पास जाना है, मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं। अब मैं उसे कैसे बताऊं कि उसके मम्मी पापा का तो देहांत हो गया और तबीयत खराब होने की वजह से उसे कुछ याद भी नहीं। मैं उसे उसके कमरे में छोड़कर अपने कमरे में चला गया। मेरी माँ मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, देखो बेटा, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर हमें उसे सही करना है तो उसी के मुताबिक हमें रहना होगा। वो जो कहेगी हमें वही करना होगा। इसलिए हम उसको डांट नहीं सकते, बस केवल उसे प्यार से समझा सकते हैं और उसे हर एक चीज़ सिखा सकते हैं, क्योंकि उसकी दिमागी हालत भी कुछ ठीक नहीं है। मेरी माँ कहते कहते उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और मैं बोला, माँ आप फिक्र न करें, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अभी हम दोनों यही सब बातें कर रहे थे कि किचन से बर्तनों की आवाज़ आई। फिर फ़ौरन मैं और मेरी मम्मी किचन की तरफ चले गए। किचन की तरफ जाकर हम दोनों ने देखा
उसे देखकर हम थोड़ा सा खुशी मिली क्योंकि वो जो खाना छोड़ कर आई थी वह खाना खा रही थी। हम लोग वहीं पर उसे छोड़कर अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर के बाद वह लड़की मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं, मेरे मम्मी पापा कब आएंगी। उसकी ऐसी हालत देखकर ऐसा लगता था कि जैसे उसकी दिमागी हालत बहुत ख़राब है, थोड़ा थोड़ा पागल का असर भी हो गया है। फिर हमने उसे समझाते हुए कह दिया कि तुम्हारे मम्मी पापा कुछ दिनों के लिए कहीं दूर चले गए हैं, इसलिए तुम हम लोगों के पास रहोगी। अब उसे भी अभी नहीं पता था कि मेरी माँ उसकी मौसी है और मैं उसका भाई हूँ। फिर नेहा कहने लगी वो औरत कहाँ है। मैं उसे समझाते हुए कहा कि वो औरत तुम्हारी मासी है, तुम उसे मासी कहा करो। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी कि मासी कहाँ है। मैंने उसके बगल में कमरे का रास्ता बता दिया कि ठीक है नेहा, मम्मी के कमरे में चली गई। अब धीरे धीरे नेहा को भी हम लोग समझाए, बातों पर थोड़ा थोड़ा असर आने लगा, नहीं तो कुछ भी कहने से पहले ही पूरे घर को अपने सर पर उठा लेती। अब धीरे धीरे हम लोगों के घरों में सुधार भी आ गया। मेरी मम्मी एक दिन मुझसे कहने लगी कि ले जाओ नेहा को कहीं बाहर घुमा कर लाओ, थोड़ा बहुत घूमेगी तो इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। मैंने भी कहा कि ठीक है मम्मी, मैं इसे लेकर जाता हूँ और कहीं घूम कर लेकर आता हूँ। मैं नेहा को लेकर पार्क में चला गया। नेहा बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसकी दिमागी हालत ख़राब होने की वजह से वह अपना ठीक से देखभाल नहीं कर सकती थी। कैसे रहना, कैसे खड़े होना, कैसे कपड़े पहनने, वह सब मुझे और मेरी मम्मी को ही देखना था। फिर अचानक से पार्क में आइसक्रीम वाला दिख गया और वह सर पटक पटक के कहने लगी कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, मुझे आइसक्रीम चाहिए। मैं भी उसे उसी वहीं पर बैठा दिया और उसे कहा कि यहीं पर बैठी रहना, मैं भी तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ। जैसे ही मैं आइसक्रीम लेने गया और वापस आया तो मेरे होश उड़ गए। मुझे क्या पता था कि मैं आइसक्रीम लेने जाऊँगा और फिर ये सब कुछ हो जाएगा। अगर मुझे पहले से ही पता होता तो मैं उसे अपने साथ लेकर जाता। अब मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया। जब मैं वापस आया तो वहाँ पर नेहा नहीं थी। अब मैं पूरे पार्क में इधर उधर तलाश करने लगा, लेकिन मुझे कहीं भी कोई ना मिला। अब मैं बहुत ज़्यादा डरने लगा था कि आखिर नेहा गई तो गई कहाँ। वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए मुझे बस एक चीज़ का डर था, वैसा कि उसका दिमाग सही नहीं था। लेकिन मेरे मन में बहुत ही अजीब अजीब ख्याल आने लगा, क्योंकि मेरी मम्मी उसकी जिम्मेदारी मुझे देखकर बाहर घूमने के लिए भेजी थी। अगर उसे कुछ हो जाए तो मेरी मम्मी जीते जी मर जाएंगी, क्योंकि नेहा की मम्मी पापा के मरने के बाद बस हम दो लोग ही थे जो उसकी परवरिश कर सकते थे। हम लोगों से उसकी तस्वीर दिखाकर उनसे पूछने लगे कि आपने इस लड़की को इधर से जाते हुए देखा, लेकिन वह लोग देखकर ही कहने लगे कि नहीं, मैं तो इसने नहीं देखा। अब मैं पूरी तरह से बहुत ज़्यादा घबरा गया था और मैं कम से कम 4 से 5 घंटा हो गया और मुझे नेहा नहीं मिली। अब मैं रुसवा होकर घर वापस लौटने लगा तो अब जो मंजर मेरे सामने था उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आखिर ये सब क्या हो गया था? आखिर नेहा ऐसे क्यों खड़ी थी? आखिर उसके साथ क्या हुआ था? मैं तो पूरी तरह से घबरा गया था। मैं फ़ौरन उस नेहा के पास गया और पूछने लगा कि नेहा, ये सब क्या है? अब नेहा बेचारी, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। उसे क्या पता होगा कि उसके साथ क्या हुआ। एक औरत उसके पास खड़ी थी। मैंने उनसे पूछा कि आखिर इसे क्या हुआ, इसके कपड़े क्यों फटे हैं। फिर औरत मुझे डांटते हुए कहने लगी कि ये तुम्हारे घर की अमानत थी, तुम जानते हो कि अब इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम इसको अपने साथ नहीं रख सकते थे। वो औरत मुझे चीख चीख कर डांटने लगी। जो बात उसने बोली वो मेरे कान के पर्दे फट गए। औरत कहने लगी कि इसके साथ 2 लड़के मिलकर जोर ज़बरदस्ती कर रहे थे। वो तो ठीक है कि मैं अचानक से पहुंच गई, वो लोग मुझे देखकर डर के मारे भाग, नहीं तो पता नहीं इसके साथ क्या क्या होता। इस बेचारी को तो ऐसी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसे क्या पता रहेगा कि इसके साथ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है या अच्छा हो रहा है। तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसे तुम ठीक से रखो। वह औरत मुझे समझाते हुए वहाँ से निकल गई। अब मैं उसे घर लेकर वापस आया और अपनी माँ से कुछ नहीं कहा, नहीं तो मेरी माँ परेशान हो जाती और मेरे ऊपर से भरोसा भी उठ जाता, क्योंकि मेरी माँ बड़े विश्वास से मेरे साथ भेजी थी कि इसको मैं पूरी तरीके से ध्यान से रखूँगा और उसे घुमा कर लाना। मेरी एक लापरवाही की वजह से इसके साथ बहुत गलत हरकत हो गई। अब मुझे नहीं पता था कि वो लोग कौन थे। अब नेहा पहले से और भी ज़्यादा मासूम रहने लगी। मैं अब माँ से कहता कि पता नहीं नेहा को क्या हो गया कि वह अचानक से बहुत खोई खोई सी रहती। अब मैं माँ को कैसे बताता कि उसके साथ बहुत ही गलत काम हुआ है। अब मैं ये सब बात बता नहीं सकता था। मैंने माँ से कहा कि इसका वैसे ही तबीयत ख़राब है, इसलिए वह ज़्यादा खोई खोई सी रहती है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। एक दिन उसकी तबीयत अचानक से थोड़ी ख़राब लगने लगी तो मैंने उसे फ़ौरन अस्पताल लेकर चला गया। माँ उस वक्त घर पर नहीं थी, वह किसी काम से बाहर गई थी, इसलिए मैं उसे अकेले ही अस्पताल लेकर गया। जब अस्पताल पहुंचा तो उसे लेडी डॉक्टर के पास एडमिट कर दिया। थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर बाहर निकली और जो बात उसने मुझे सुनाई मैं कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था
कि नेहा के साथ इतना गलत हुआ है। अब मुझे खुद से भी ज़्यादा नफरत होने लगी। मैं एक लड़का था, आखिर उसकी देखभाल कैसे न कर सका। डॉक्टर निकाल ली और कहने लगी, एक तो इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं और उसके साथ 5 लोगों ने गलत काम किया। आखिर तुम लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो। उसकी तो हालत पहले से ही इतनी ख़राब है और ऊपर से प्रेग्नेंट हो गई है। अब वह बच्चे को कैसे जन्म देगी। अब तो ये बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अब मैं माँ से ये सब बातें कैसे बता सकता था। आखिर मैं कब तक छुपाता। एक ना एक दिन तो माँ को ये सारी बातें पता चल ही जाती। अब मैं सोचते हुए नेहा का हाथ पकड़कर उसे घर वापस लेकर आ रहा था कि अचानक हम दोनों का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया और नेहा रोड पर बेहोश होकर गिर गई। जब होश आया तो मैं और नेहा करीब के पास ही अस्पताल में भर्ती थे। नेहा को भी अब याद आ गया था कि वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भैया, मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं, उन लोगों के साथ क्या हुआ। तो मैं उसे कहने लगा कि तुम्हारे मम्मी पापा का देहांत हो गया और मैं और तुम्हारी मौसी हम तुम्हें अपने घर लेकर चले आए और अब हम दोनों ही घर वापस चले गए। और नेहा भी अपने मासी के गले लगकर चीख चीख कर रोने लगी। मेरी माँ भी उसे समझाते हुए कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मासी हूँ, तुम्हारी माँ के बराबर हूँ। मैं तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं आने दूंगी, अपनी बेटी से बढ़कर तुम्हें मानूंगी, मैं हूँ, सब कुछ कर दूंगी। दोनों की बातें सुनकर मैं बहुत खुश था, लेकिन अचानक से मेरे दिमाग में उसकी प्रेगनेंसी की बातें याद आ गई। अब मैं अपनी माँ से कैसे बताऊँ कि नेहा के साथ क्या क्या हुआ था। मैं बहुत डरा डरा सा रहने लगा। फिर एक दिन सब अपने अपने कमरे में सो रहे थे कि अचानक से उसकी उल्टी आने की आवाज़ें आने लगी। मैं दौड़ता हुआ उसके पास गया और वह उल्टी कर रही थी। उसे खुद नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि जब उसकी याददाश्त चली गई तब उसके साथ यह सब कुछ गलत हुआ था। लेकिन जब उसकी याददाश्त आ गई तो उसे खुद भी नहीं पता कि उसके साथ क्या क्या चल रहा है। अब मैं अपनी माँ से कैसे बताऊँ कि अब धीरे धीरे 3 से 4 महीना हो गया था। फिर मैं माँ से फ़ौरन कहने लगा कि माँ, इसकी शादी कर दो, जितना जल्दी हो सके हम इसकी शादी कर देते हैं। मेरी माँ मुझे कहने लगी कि अभी तू ये क्या कह रहा है, ये फ़िलहाल अभी 16 साल की हुई है, अब हम धीरे धीरे उसका रिश्ता तलाशना शुरू कर देंगे। लेकिन मैं गुस्से से बोला कि माँ, इसकी जल्दी शादी कर दो। मैं अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। आखिर मेरा बेटा इतनी जल्दी में क्यों था। फिर मैं बोली, बेटा ऐसे ही थोड़ी ना कर देंगे उसकी शादी, अच्छे घर खानदान देखेंगे फिर उसकी शादी करेंगे। शादी करने के लिए हमें व्यवस्था भी तो करना ज़रूरी है। हम पता करेंगे लड़के वाले कैसे हैं, तभी तो अपनी प्यारी सी गुड़िया की शादी करेंगे। मैं नेहा को अपनी बेटी की तरह ही मानती थी, लेकिन फिर अचानक से मुझे याद आया कि मेरा बेटा ऐसी बातें क्यों कर रहा है कि जितनी जल्दी हो सके उसकी शादी कर दो। मैंने उससे पूछा कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, आखिर क्या बात है, मुझे सच सच बताओ। फिर उसने वह सारी बातें बताई जो उसके साथ हुई थी, उसके साथ क्या क्या हुआ था। मैं अपना वही सर पकड़ कर बैठ गई कि अब क्या हो गया। मैं और मेरी माँ नेहा के कमरे में चले गए। मेरी माँ उससे प्यार से कहने लगी थी कि नेहा बेटा, आज मैं तुम और कहीं बाहर चलते हैं और घूम कर आते हैं, क्योंकि मेरे मन में तो यही विचार था कि मैं इसे लेकर जाऊं और इसका ऑपरेशन करवा दूं। और मैंने ऐसा ही किया। मैं उसे अस्पताल लेकर गई और लेडी डॉक्टर से सब कुछ बता दिया। उसने भी मेरी मदद की और उसने उसका अबॉर्शन कर दिया। और मैंने पहले ही लेडी डॉक्टर को बता दिया था कि ये सब कुछ उसे ना पता चले। जब नेहा को होश आया तो पूछने लगी कि मासी मुझे क्या हुआ था। मैं उसे कहने लगी कि तुम खाती पीती नहीं थी ठीक से, इसलिए तुम्हें हल्का सा चक्कर आ गया, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गई हूँ। अब तुम बिल्कुल ठीक हो और घर वापस चलो। मैं उसे घर लेकर आ गई। अब बस मेरे मन में यही ख्याल था कि मैं उसका कोई अच्छे से रिश्ता देकर उसकी शादी कर दूँ। मैंने अपने रिश्तेदार में भी इधर उधर फैला दी कि कोई भी अच्छा लड़का हो तो मुझे बता दे, मुझे अपनी नेहा बेटी की शादी करनी है। अभी 20 से 24 दिन ही हुआ था कि मेरे पड़ोस की एक औरत मेरे पास आई और कहने लगी कि मेरे रिश्तेदार में एक लड़का है जो बहुत ही अच्छा है, उसने तुम्हारी बेटी नेहा को भी देखा है। वह खुद मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारे यहाँ कर बात करूँ कि वह तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता है। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि मेरी बेटी की शादी एक अमीर ख़ानदान में हो जाएगी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी बेटी का रिश्ता उधर से खुद आया है। जिस दिन मैं अपनी बेटी को लेकर अस्पताल जा रही थी, रास्ते में उसने मेरी बेटी को नेहा को देख लिया था। उसी दिन से उसने पता किया कि ये लड़की किसके घर की है। जब उसे पता चला कि वह बेटी मेरी है, उसने फ़ौरन से नेहा के लिए रिश्ता भिजवा दिया। अब हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। जब मेरा बेटा आया तो मैं उसे बताऊंगी नेहा की शादी पक्की हो गई। मेरा बेटा भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था।
अब नेहा के पास गए और उसे कहने लगे कि तुम्हें ये लड़का पसंद है। तो वह कहने लगी कि मासी, आप मेरी माँ समान हो, आप जहाँ चाहोगी मैं वहाँ रिश्ता पक्का कर लूँगी, मैं खुशी खुशी शादी कर लूँगी। मेरी मम्मी पापा के देहांत के बाद आप ही तो सब कुछ हैं, आप जो कुछ करेंगे मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। नेहा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आने लगे और मेरा बेटा मेरे पास आया और कहने लगा कि माँ, आप फिक्र न करें, मैं सारी तैयारियां कर दूंगा। मेरे घर पर शादी की चहल पहल होने लगी। मेरी बहन नेहा भी दुल्हन बन बैठी थी। मैं उसके पास गया और सर पर अपना हाथ फेरा और मेरी आंखों में आंसू भी आ गए। नेहा भी मेरी आंखों में आंसू देखकर रोने लगी। मैंने उसे कहा कि पगली, तू क्यों रो रही है? तुझे तो एक ना एक दिन यहाँ से जाना ही है। हम दोनों गले लगकर रोने लगे। उसके बाद मैं समझाते हुए कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर के बाद बारात आ गई और मेरी बहन की शादी भी हो गई और वह अपने ससुराल चली गई। फिर कुछ दिन के बाद नेहा के घर से कॉल आया और वह कॉल मेरी माँ ने उठाई और जैसे उधर से आवाज़ आई और मेरी माँ चक्कर खाकर गिर गई। मैं तुरंत भागता हुआ माँ के पास गया और पूछने लगा कि माँ, ऐसी कौन सी बात हो गई जो आप इस तरीके से ज़मीन पर गिर गई? मेरी माँ घबराती हुई वहीं पास सोफे पर बैठ गई और मैं जल्दी से एक गिलास पानी लेकर आया और माँ को पिलाने लगा और पूछा कि माँ बताओ, आखिर बात क्या है जो आप इतना परेशान हो? कहीं मेरी माँ की हालत ऐसी थी कि वह कुछ नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने मन से कहा कि माँ, आप रिलैक्स हो जाओ, फिर उसके बाद बताओ आखिर बात क्या है। फिर मेरी माँ थोड़ी की देर के बाद कहने लगी कि वह लोग नेहा को तलाक देंगे। उन्हें पता नहीं कहाँ से सारी बातें पता चल चुकी है कि नेहा पहले से ही प्रेग्नेंट थी। अब हम दोनों माँ और बेटे फ़ौरन नेहा के ससुराल चले गए और वहाँ जाकर जो मेरे नज़र के सामने था वह सब मुझे हैरान कर देने वाला था। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि बीता पल भी हम लोगों के सामने आकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि जब मैं उस औरत को देखा तो मेरे होश उड़ गए। आखिर ये औरत इस घर में मेरी बहन के ससुराल में क्या कर रही है? कहीं इसने ही तो नहीं कुछ गड़बड़ कर दी और बीते हुए पल की सारी सच्चाई इस घर में फैला दी। जब आगे से आवाज़ आई, बेटे तुम्हें यही घर मिला था अपने घर के पाप मेरे भतीजे के ऊपर डालने को। अब मैं उसके आगे हाथ जोड़ दिए और कहने लगी कि प्लीज़ भगवान के लिए चुप हो जाओ, नहीं तो मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन वो औरत कहाँ मानने वाली थी। उसने तो पूरे घर को इकट्ठा करके खड़ा कर दिया और सबको सच बताने लगी। अब मेरी बहन के मेरे पास आई और कहने लगी कि दीपक भैया, ये सब लोग क्या कर रहे हैं? मैं बदचलन औरत हूँ, आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ है? ये लोग मेरे ऊपर इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मुझे बहुत भला बुरा कह रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है? कोई मुझे सच बताओ। अब मैं सबसे पहले सबके सामने हाथ जोड़ दिए और सारी सच्चाई बताने लगा कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। अब सारी सच्चाई सबको पता चल चुकी थी और जो औरत मेरी बहन को बच्चलन बो रही थी वही औरत मेरी बहन की बुआ थी। अब मेरी माँ सबके सामने हाथ जोड़कर सबसे माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी कि हालात से मजबूर होकर बिना कुछ कहे बिना कुछ बताए हमने ये रिश्ता आप लोगों के घर में कर दिया। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन यह गलती की सज़ा मेरी बेटी को मत दो। ये तो बेचारी है, इसे तो खुद नहीं पता कि इसके साथ क्या क्या हुआ था। उस टाइम तो इसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी। इस बेचारी को तो यह भी नहीं पता कि इसके साथ क्या कुछ हुआ है। मेरी बेटी मेरे पास आई और पूछने लगी कि मासी, माँ आखिर क्या हुआ था मेरे साथ जो ये लोग मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं? क्या सही है क्या गलत है? प्लीज़ आप मुझे सच सच बता दीजिए। तो मेरी माँ मुझे कहने लगी कि जब तुम 18 साल की थी, अपने भैया के साथ घूमने गई थी, तब वहाँ से तुम कहीं और दूसरी तरफ चली गई और फिर अचानक से तुझे कुछ लड़कों ने पकड़ लिया और तेरे साथ कुछ गलत हरकत कर दिया। ये सब सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। आखिर ये सब क्या हुआ था? तो वही मेरे पति की जो बुआ थी वही मुझे बचा कर लाई। अब 4 से 5 लड़कों ने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया। अब तो सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। अब मैं किसी को अपनी शक्ल दिखाने के काबिल नहीं थी, लेकिन फिर भी हिम्मत करके एक बार अपने पति के पास गई और उनसे कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे कुछ नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हुआ। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं शायद हरगिज़ शादी ना करती। अगर करती भी तो सबसे पहले आपको सारी बात बता देती, उसके बाद ही जो होता सो होता। लेकिन मेरा पति तो चिल्लाता हुआ कहने लगा कि तुम मेरे नज़रों के सामने से दूर हो जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। अब मैं कैसे अपने पति से दूर चली जाऊं, क्योंकि मैं फिर से प्रेग्नेंट हो चुकी थी। लेकिन फिर भी मैं क्या कर सकती थी? मेरे ससुराल के लोग मेरी एक ना सुनी और मैं अपनी मासी माँ और भाई के साथ घर से जाने लगी। फिर अचानक से पीछे से आवाज़ आई, नेहा रुक जाओ। अपने पति की मुझे ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल तो बैठ गया। मेरे पति मेरे पास आए और कहने लगे कि नेहा मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुमसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन तुम खुद बताओ, जब अचानक से कोई इंसान इतना बड़ा सच सुनेगा तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि तुम तो उस टाइम बहुत मासूम थी
और तुम्हारे दिमाग की हालत भी ठीक नहीं थी, लेकिन मुझे उन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें दिल से अपनी पत्नी मानता हूँ। अब मैं अपने पति के पैरों पर गिर गई और रोने लगी कि मेरे पति मुझे उठाकर अपने सीने से लगा लिए और कहे कि मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं। मैं और मेरे पति बुआ के पास गए और उनसे भी कहने लगे कि बुआ मुझे माफ़ कर दो, मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था। मेरे पति कहने लगे कि हाँ बुआ, जो हुआ अब हम बीते हुए को भुलाकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। मेरी बुआ भी आशीर्वाद देते हुए कहने लगी कि तुम लोग हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। अब मेरी मासी माँ और मेरे भैया दोनों लोग अपने घर चले गए और मैं अपने ससुराल में बहुत खुश रहने लगी। मेरे पति भी मुझसे बहुत मानते थे। बीते हुए पल को हम सब लोग भूल गए और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।